अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से एक बार विस्तार रूप ले रहा है और भारत में नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात इसलिए भी है क्योंकि अब ये पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ बड़े लोगों को ही हो रहा है या यंग एज के लोगों को हो रहा है, एक सर्टेन एज के नीचे के बच्चों को नहीं होगा। लेकिन लखनऊ में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां कक्षा 2 में पढ़ने वाले भी क्लास 2, क्लास 4 के बच्चों को भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि हमने सब कुछ ओपन कर दिया है। लिहाजा अब इस वायरस से कैसे निपटना है, ये एक बहुत चिंता की बात है। हमारे सामने उदाहरण के तौर पर शंघाई जैसे शहर हैं चाइना के, जो पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में हैं, जहां लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और स्थितियां वहां पर बहुत ही विकराल हैं। तो क्या कोरोना वायरस की कोई नई लहर दुनिया भर में आ रही है? इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, शंघाई में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। आप सब में जिसके पास भी इंटरनेट है वो गूगल के माध्यम से या समाचार माध्यमों के जरिए आप शंघाई के हालात पता कर सकते हैं। वहाँ लगभग 1 महीने का वक्त होने जा रहा है। कंप्लीट लॉकडाउन से शंघाई शहर गुजर रहा है। शंघाई शहर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ मुंबई है आर्थिक राजधानी, उसी प्रकार से चीन की आर्थिक राजधानी है शंघाई, जहाँ वो सारा इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, ये सब कुछ अर्थव्यवस्था की रीढ़ शंघाई है। और शंघाई पिछले 1 महीने से लगभग लॉकडाउन में है। वहाँ कोरोना से ज़्यादा मौतें भूखमरी के कारण हो रही हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन टूट चुकी है। वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है और कोरोना संक्रमण के चलते बड़ी तादाद में वहाँ मौतें हो रही हैं। इंटरनेट और मीडिया पर चीन ने पहरा लगा दिया है। लिहाजा एक्चुअल में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। सेंसर है सब कुछ वहाँ पे, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि प्रतिदिन वहाँ पर बड़ी तादाद में शंघाई शहर के भीतर मौतें हो रही हैं। लोग मारे जा रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। और ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीन की डबल डोज भी लग चुकी है। तो क्या शंघाई में मिले कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई ये नया वेरिएशन है? वैज्ञानिक कह रहे हैं हाँ, ये नया वेरिएंट है और ये पहले से कहीं ज़्यादा घातक है। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि ये 10 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है डेल्टा से या उसके बाद आए 2 और वायरस से। तो क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है कि हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक उदाहरण होगा नोएडा गाजियाबाद और दूसरा लखनऊ का। लखनऊ के ला मार्टिनियर गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2 बच्चियों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। अब इनमें कौन सा वेरिएंट है ये अभी पता नहीं चला है, ये रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन छोटे बच्चों को भी यह संक्रमण अपना शिकार बना रहा है। ये चिंता की बात होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये घातक है नहीं है, ये एक अलग विषय हो सकता है। ये मेडिकली डिबेट का विषय हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितना रिस्क फैक्टर है। लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि ये बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में कई केसेस सामने आ चुके हैं जहां स्कूल में बहुत ढेर सारे बच्चे और टीचर्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। क्या ये सही वक्त है कि हमें तत्काल प्रभाव से इमीडिएट जांच बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि जब तक जांच होगी नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा, टेस्ट जब तक होंगे नहीं तब तक ये पता कैसे चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। आप उत्तर प्रदेश के किन्हीं भी शहर में जाएं, लोग इन दिनों जुकाम से, बुखार से पीड़ित हैं। हो सकता है कि ये सामान्य जुकाम बुखार हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये कोरोना हो, कोरोना का नया वेरिएंट हो। आपने बूस्टर डोज ले रखी है, आपने डबल डोज ले रखी है, फाइन, अच्छी बात है। शंघाई में भी लोगों ने ले रखी थी, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? आस पड़ोस में बहनों भाइयों जब घटनाक्रम चल रहे हो तो हमें आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए, वो मूर्खता कहलाती है। और ज़िंदगी के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ आपको गहरे सदमे में भेज सकता है, क्योंकि यहाँ लाइफ दोबारा चांस नहीं देती। इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल मत करिए। आज की डिबेट का मकसद आपको डराना नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। तसल्ली से विशेषज्ञों की बात सुननी है, समझना है कोविड से मुकाबला कैसे करना है, और ये मानकर चलना है हमें
कि कोविड और मानवता एक साथ धरती पर रहेंगी। इन दोनों को अब कोई अलग करने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक कोई ऐसे टीके विकसित करें कि इसका समूल जड़ से नाश हो, पर जिस प्रकार से ये अपना स्वरूप बार बार बदल रहा है, मुझे इस बात की पूर्ण आशंका है कि ये जाने वाला नहीं है, बल्कि ये लंबे समय तक हमारे और आपके बीच रहने वाला है। तो इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है, हम इससे किस प्रकार से निपट सकते हैं? सावधानी ही बहनों भाइयों बचाव है। आप जितना भी सावधानी बरतेंगे, सतर्कता बरतेंगे, जितना भी आप प्रिकॉशन लेंगे, उतना ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, लाभ होगा। आप बिल सरकारों ने सब खोल दिया, वेल एंड फाइन, सरकारों का तो काम है अपनी सरकार चलाना, अर्थव्यवस्था ठीक करना, सब चीज़ें करना, लेकिन ईश्वर न करे कि आपके परिजनों को कुछ हो जाएगा तो फ़र्क आपको सिर्फ पड़ेगा, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि 1 साल पहले, हालांकि आपको भूलने की बहुत आदत है, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1 साल पहले का वो दृश्य याद कर लीजिए और दोबारा वैसी स्थिति ना हो, इसके बारे में सोचिए। और सरकारों ने भी सोचना चाहिए कि उन्हें दुनिया के दूसरे मुल्कों से सबक लेना चाहिए। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों में, जहाँ पर बहुत बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था मौजूद है, अब तक की रिपोर्ट है ऑफिशियली 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, पर आपने घबराना नहीं है, सावधानी जरूर बरतनी है। मैं आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सूर्यकांत जी मौजूद हैं, आप इनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और कोविड की पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी लहर आई, शानदार काम डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर वैभव खन्ना जी हैं, बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के निदेशक हैं और कोरोना के मामले के बड़े एक्सपर्ट हैं। संजीव मिश्रा बीजेपी से हैं और मैंने रोहित अग्रवाल जी को आज बुलाया हुआ है। रोहित अग्रवाल जी कोरोना की तीसरी लहर जब आई थी तब भी कोविड से संक्रमित हो गए थे और बहुत अफसोस की बात है कि इस समय जब वो मेरे साथ बैठे हैं, ये वापस कोविड पॉजिटिव हैं। ये इनकी पूरी फैमिली, इनको फिर से संक्रमण हो गया है। तो मैंने आज इनसे अनुरोध किया कि स्काइप पर जुड़िए और अपने अनुभवों को साझा करिए, दुनिया को बताइए कि आपको दोबारा कैसे हो गया और क्या सिम्टम्स आए, ताकि लोग महसूस कर सकें कि हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल रोहित अग्रवाल के रूप में बैठे हैं, जो इस वक्त खुद कोविड पॉजिटिव हैं और ये उनको दोबारा हुआ है। ये डबल डोज वैक्सीन भी ले चुके हैं, उसके बावजूद ये कोविड पॉजिटिव और इनकी फैमिली भी कोविड पॉजिटिव है। सुखपाल जी हैं, प्रेसिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर एम वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं सरगंगा राम हॉस्पिटल से, बहुत ही जानकार चिकित्सक हैं और कोविड के दौरान हुई सभी परिचर्चा में मेरे साथ ये हिस्से में रहे हैं। और उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, संजीव मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। संजीव जी, मैं सोचता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही कर लूँ, फिर मैं एक्सपर्ट्स के पास चलता हूँ, आप लोग की पहले ओपिनियन आ जाए। आपको अंदाजा है खतरा कितना बड़ा हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल खतरा है और खतरे से निपटने के लिए अलर्ट भी रहना है। मास्क अब कंपलसरी है, अनिवार्य कर दिया गया है और सैनिटाइजर करके और कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उनका अनुपालन करके मुझे लगता है कि बहुत हद तक बचा जा सकता है। एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन करा रही है, दूसरी तरफ जांचों की जो दर है वो बढ़ी है। 94,000 कल जांचें हुई, 210 के करीब उसमें मरीज आए उत्तर प्रदेश भर में, 132 उसमें ठीक भी हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जितना अलर्ट रहेंगे, और मैं तो धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने चैनल के माध्यम में ऐसा इशू उठाया है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता की समझ में आए कि संक्रमण बढ़ रहा है और इससे अलर्ट रहने की हमें जरूरत है। जी, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, जो उनकी विशेष टीम है टीम 9, उसको गाइडलाइन दी है, उसको दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारे उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो लगातार तेजी से स्वास्थ्य महकमे को और दुरुस्त चुस्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो सबके सामने है। गरीबों को कैसे छोटे छोटे CHC और PHC में भी उनको लाभ मिल सके, स्वास्थ्य उनका उचित हो सके, उसके लिए जो मेहनत ब्रजेश पाठक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अलर्ट मोड में है और आने वाले समय में जो भी संभव हो सकेगा उत्तर प्रदेश की सरकार से वो सब संभव काम किया जाए।
ऑलराइट, उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे मुल्कों में, हमारे खुद के देश में, और सबसे गंभीर बात है कि छोटे बच्चों में इस वायरस का संक्रमण फैल रहा है, ये चिंता का विषय है? जी ब्रजेश जी, बिल्कुल चिंता का विषय है और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सही समय पर लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग, तमाम हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि तुम लाउड स्पीकर पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, मैंने कहा आज भाई मानवता की डिबेट है, आपको नहीं पसंद तो आप लाउड स्पीकर देख लीजिए जहाँ चल रहा हो। बिल्कुल सही बात है। जब तमाम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर के बजाय मुख्यमंत्री का घर ढूंढ रहे हैं और बड़े सेंसेशन के साथ उसको टीवी चैनल पर दिखाकर टीआरपी हासिल करने मुझे का उन सब खेल बातों चल से कोई रहा लेना देना है। नहीं, अपने से कोरोना पे बात करनी है। ऐसे समय में ब्रजेश जी, आप मानवता के लिए काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी अलर्ट हैं। अगर संजीव जी कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन अभी तक जहां तक मेरा मानना था कि ये टाइम बाउंड वैक्सीनेशन किसी भी आयु ग्रुप का कम से कम पूरा कर लिया गया होता, लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि डबल डोज का वैक्सीन अभी किसी भी आयु वर्ग को पूरा नहीं किया गया। जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 18 प्लस एज का 88% के लगभग वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया। मुझे लगता है इसमें तेजी बरतने की जरूरत है। बच्चों को लेकर जो कोरोना बढ़ रहा है, ये भी खतरनाक है। और मैं एक बात देख रहा हूं, क्लास 2 की बच्ची को ना, क्लास 2 की बच्ची मतलब मैक्सिमम 6 to 7 ईयर। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है हम सबके लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि हमें लोग सतर्क करें या हमें इलाज की ज़रूरत पड़े, हमें खुद सतर्क हो जाना चाहिए। और कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो निश्चित रूप से हम सबको पूरा करना चाहिए। भीड़ से बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब अभी इसको बताएंगे, कि ये जो XE वेरिएंट है ये थोड़ा सा माइल्ड है, इसके लक्षण बड़े हल्के हैं। लेकिन मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं कैसे मान लूं कि ये माइल्ड है? हाँ, तमाम शंघाई का उदाहरण देखिए ना, तमाम डबल डोज बूस्टर के बावजूद मौतें हो रही हैं। जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये हल्का है। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पर कि तमाम जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, खास करके जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या लिवर डिजीज के हैं, हार्ट डिजीज के हैं, अस्थमा के हैं या COPD के पेशेंट हैं, इनके लिए वो हल्का भी होगा तो भी वो खतरनाक हो सकता है। और इससे भी आगे बढ़कर अगर संक्रमण बढ़ेगा तो म्यूटेशन के चांस बढ़ेंगे, नए वेरिएंट्स आएंगे, उनके चांस बढ़ जाएंगे और वो खतरनाक भी हो सकते हैं। बच्चों का एक बड़ा वर्ग है जो अभी जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है जी, वो रिस्क में है। एक्चुअली वो भी रिस्क है, वो रिस्क में ज्यादा है। मैंने ब्रजेश जी वही कहा कि 12 प्लस के बच्चों के वैक्सीनेशन की स्पीड क्या है? क्या इसी स्पीड से हमें अपने बच्चों के को सुरक्षित करना है कि इससे ज्यादा स्पीड रखनी है? थैंक यू। मैं तो कह रहा हूं कि पूरी ताकत लगा के सबसे पहले वैक्सीनेशन पूरा करना चाहिए। मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। रोहित इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है और इनका परिवार भी उससे पीड़ित है। रोहित, हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जल्दी स्वस्थ होकर हम सब के बीच आएँ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये संक्रमण कैसे हुआ, क्या सिम्टम्स आए, आपको कब लगा कि टेस्ट कराना चाहिए, पहले आपको कब हुआ था और आपने वैक्सीनेशन भी कराया था, उसके बावजूद कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने चिंता मेरे परिवार के प्रति व्यक्त की है। ब्रजेश जी, देखिए, सबसे पहले मेरी जो बेटी 6 साल की है जो क्लास 2 में है, सबसे पहले उसको खांसी जुकाम बुखार आया। और जब बच्चों को अगर खांसी जुकाम बुखार आता है तो आप थोड़ा सा सतर्क ज्यादा हो जाते हो। तो उसी कड़ी में हमने उसका कोविड टेस्ट करवाया और साथ में पूरी फैमिली का करवाया। जब तक हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आती तब तक सिम्टम्स मेरी वाइफ में भी थे और मेरे खुद को भी सिम्टम्स आ चुके थे। उसके बाद ये बता पाना ब्रिजेश जी शायद बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये संक्रमण आया कहाँ से। आपको ये पता होता है कि हम कहाँ कहाँ गए, पर इसमें से कहाँ से आया हमें नहीं पता होता है।
तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमें ज्यादातर स्कूल के अंदर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उसके अंदर हम अपनी पत्नी के साथ ही मैं साथ में सम्मिलित हुआ था, जिससे मुझे कि लगता है कि शायद वहां से मैं संक्रमित हुआ हूं। तो स्कूल में कोई एक सामूहिक कार्यक्रम था जिसमें आप लोग गए थे? जी, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था जिसमें सारे पेरेंट्स क्लास के बुलाए गए थे और एक साथ वो एक ऑडिटोरियम में बैठाए गए थे। ऑल्दो वहां पे मास्क लगाना अनिवार्य था, मास्क हम लोगों ने लगा भी रखा था, सारे पेरेंट्स ने लगभग लगा रखा था, पर जो एक हमारा एक जो घर से निकलने का एक जो था, वो शायद वही एक कार्यक्रम था जिसके बाद वापस आने के बाद शाम तक हमें अनईजीनेस फील होना शुरू हुई थी और हमारे बच्चे भी कंटिन्यूअस स्कूल जा रहे थे। जी, अभी आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई खास ऐसे लक्षण, कोई परेशानी की बात? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, होता क्या है कि कोरोना से डरना नहीं चाहिए, पर कोरोना को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत तकलीफें होती हैं। ये साधारण वायरल फीवर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ये साधारण फीवर की तरह नहीं आता, ना ही आप उस समय उस परिस्थिति में साधारण वायरल की तरह आप गुजर रहे होते। तो आप ये दोबारा कोविड पॉजिटिव हुए हो या पहली बार है आपको? नहीं, ये दोबारा मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हुआ है और दोबारा से वही समय है जब 1 साल पहले ये समय था और दोबारा से मेरा परिवार पूरा कोविड पॉजिटिव हुआ है। तो आप लोग वैक्सीनेटेड हो या नहीं? डबल वैक्सीनेटेड है हम लोग। मेरे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है क्योंकि वो एज लिमिट में नहीं आते। तो एक बच्ची मेरी 6 साल की है, 11 साल की है, दोनों एज लिमिट के बाहर हैं, तो वो दोनों वैक्सीनेटेड नहीं है। पर मैं, मेरी पत्नी और मेरी माता तो आप ऑक्सीजन लेवल वगैरह अपना और बच्चों का, पत्नी का सब चेक कर रहे हैं? सब ठीक है? जी, हम निरंतर चेक कर रहे हैं उसको और अभी तक ऑक्सीजन लेवल ठीक है और रिकवरी भी बेटर हो रही है। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जितना आसान लोगों ने समझ लिया है कोविड को, उतना आसान मत समझिए। आप बिल्कुल मत डरिए, पर आप उसको बहुत हल्के में मत लीजिए। कोविड बहुत घातक है और जब आपको होता है तब आपको समझ में आता है वो पीरियड। जैसा भी ब्रिजेश जी कह रहे थे कि हमारे देश में याददाश्त बहुत कमजोर है, साल भर पहले का दर्द आप शायद भूल गए हैं, लेकिन यकीन मानिए जो ये 7-8 दिन का पीरियड होता है, ये बहुत कठिन होता है। ये सामान्य वायरल की तरह नहीं है, ये पूरा शरीर आपका तोड़ देता है, पूरी तरीके से आप परेशान रहते हैं क्योंकि आपको कैसे अब भोजन प्राप्त होगा, क्योंकि अब पूरी फैमिली पॉजिटिव है। अब कहां से मिलेगा आपको भोजन? अब क्या करेंगे? अगर अब आप ये सोचिए कि ये तो पूरी फैमिली पॉजिटिव है, तो हमारे लिए आसान है कि एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर इसमें से एक मेंबर ना पॉजिटिव होता तो हमको उसको बचाने की सबसे ज्यादा समस्या होती। और जब आपकी रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले तो आप यही देखते हो भैया किस किस की पॉजिटिव आई है, किस किस की नेगेटिव आई है। एक बम की तरह फटता है आपके ऊपर। तो कोविड को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए और आप डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और रोहित ने तो अपने पिता को भी पिछली लहर में खोया था कोविड की वजह से ही, तो इनके लिए तो ये वैसे भी बहुत ही परेशानी का वक्त है। रोहित, हम सब लोग आपके साथ हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जितनी सावधानी बरत रहे हैं, आप सब बहुत जल्दी ठीक होकर निकलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपकी बाकी अनुभवों को भी मैं साझा करूंगा। मेरे साथ सुखपाल सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सुखपाल जी, अभी आपने रोहित जी की बात सुनी, इनके बच्चियों को, और जब ये स्कूल गए तो क्या हुआ, इन्होंने अपना बहुत ही हैरान कर देने वाला अनुभव बताया। आपको क्या लगता है कि ये मुनासिब वक्त है कि हमें स्कूलों में या तो हम बहुत बेहतर प्रबंध करें या तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन पर थोड़ा और जोर दें? सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत अहम मुद्दा उठाया है। मैं नोएडा में रहता हूँ और नोएडाबाद, गाज़ियाबाद और आसपास के एरिया जो है सब बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ टच में हूँ। हम सब लोग बहुत सहमे हुए हैं सर। 2 साल बाद ये बात क्लियर है कि 2 साल बाद भी हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हमारे पास प्लान ये है कि या तो हम सब कुछ लॉकडाउन में कर दें, ऑनलाइन कर दें, या फिर सब कुछ खोल दें। तो हमारी जो हमने अब देखा, जब ये सब कुछ खुला तो ये देखा कि स्कूल में जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो रहा, वहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, थर्मल मास्किंग नहीं है, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं है। आप अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो बसेज हैं वो अनफिट पाई जा रही हैं। गाज़ियाबाद, नोएडा में क्या हालत है वो बहुत दयनीय है। जहाँ पे 40-50 बच्चे बैठने चाहिए थे, वहाँ पर 70-70 बच्चे जो है वो स्कूल बसेज में ट्रांसपोर्टेशन में तो आप लोग अपनी ये चिंताएं कॉलेज प्रशासन को बताते हैं? ड्रॉप डाउन टाउन
सर हमने कॉलेज प्रशासन को भी बताया है और हमने जो अधिकारी हैं उनको भी बताया है, हमने ज्ञापन भी दिए हैं और उस पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से और बाकी सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें सब बंद कर देना और सब खोल देने की स्थिति से निकलकर एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। उस रास्ते का नाम हम बोलते हैं हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग, यानी कि हम फेजेस में इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ों को हम चालू रखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम सब कुछ अभी बंद कर दें, और क्योंकि उसमें हमने महसूस किया है कि बच्चों की मानसिक स्थिति भी 2 साल में उस पर भी असर पड़ा है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी इम्तिहान हो रहे हैं, पर अभी तो बच्चों का सेफ्टी पहले है, बच्चे जो है वो बाकी हमारे पास एजुकेशन के अल्टरनेट मीडियम तो हो सकते हैं सुखपाल जी, बट हमें बच्चों की सेफ्टी, जैसे रोहित की बेटी कोरोना वायरस से संक्रमित है, हमें उसके लिए चिंता है, उसी प्रकार सभी बच्चों के लिए हमें चिंता करनी चाहिए। राइट सर, सहमत है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि स्कूल को जो है हम हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो है वो दोनों विकल्प हम खुले रखें। मैं समझ गया। जैसे अब एग्जाम्स की बात मेरे है, साथ देश के 3 सबसे बेहतरीन चिकित्सक और परामर्श और एक्सपर्ट कोविड के मामले के मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वैभव खन्ना और डॉक्टर वली मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी ओपिनियन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अभी तक तो हम पॉलिटिकल ओपिनियन, पेशेंट की ओपिनियन और सुखपाल जी की ओपिनियन ले रहे थे, पर इन 3 की ओपिनियन आप पेन कागज़ ले लीजिए, नोट करिए, सुनिए और समझिए। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है कि जहाँ चिल्लम चिल्ला करें, आपस में झगड़ा हो, लेकिन ये डिबेट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको, आपके बच्चों को और नस्लों को प्रभावित करने वाली है। इसलिए बहुत गौर से इन तीनों लोगों की बात सुनिए। डॉक्टर वैभव खन्ना, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला। ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण का नया वेरिएंट है, ये कितना चिंता का विषय है, और रोहित ने अभी जो एक्सप्लेन किया उसको लेकर आप कितने कंसर्न हैं? ब्रजेश भाई, आपको इस विषय पे डिबेट के लिए बधाइयाँ, और रोहित भाई की स्पीडी रिकवरी के लिए मेरी शुभकामनाएं। देखिए, आपसे पहले डिबेट में भी, जब हम लोग डिबेट की थी पहले भी, और आपसे पर्सनल बात में भी मैंने कुछ बातें कही थी जो थोड़ा डिफरेंट थी, थोड़ा आप भी अचंभित थे, लेकिन मेरी उस बातें आज सच हो गई हैं जी। मैंने आपसे कहा था कि वैक्सीन रामबाण नहीं है, वायरस की वैक्सीन रामबाण नहीं होती है। करेक्ट। वो आज चाइना में प्रूव हो गया है। मैंने आपसे कहा था जो दवाइयाँ हम लोग डिबेट कर रहे थे, ये दवाइयाँ कहीं भी लॉजिकल नहीं हो सकती जो अब बैन हो चुकी हैं जी। पिछली डिबेट में दवाइयाँ कौन सी चली? जो हमारे यहाँ 100 साल से जीपीज यूज़ कर रहे थे, लो डोज में स्टेरॉयड, क्रोसिन, वो मिला के पुड़िया में देते थे। जो हम लोग मना करते थे स्टेरॉयड को, उसी ने लोगों को बचाया पिछले कोरोना में। फिलहाल हम लोग लकी हैं कि जो स्ट्रेन अभी इंडिया में है फिलहाल, वो स्ट्रेन माइल्ड है और उसमें सिम्टम माइल्ड हो रहे हैं, जो आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरा विश्वास है कि जो कोविड प्रोटोकॉल हम लोग कहते हैं, उस प्रोटोकॉल में हम लोग बात करते हैं मास्क की, डिस्टेंस की, भीड़ की, लेकिन 2 बातें नहीं करते जो हमेशा मैं कहता आया हूँ, आउटडोर एक्सरसाइज की और अपने चेस्ट की एक्सरसाइज की। देखिए, ईश्वर की दया से मेरे खानदान में किसी को आज तक कोविड नहीं हुआ। मेरे अस्पताल में बहुत लोगों को नहीं हुआ, बहुत लोगों को हुआ, लेकिन उनको हुआ जिन्होंने ये बात नहीं मानी। तो मेरी आपसे पुनः गुजारिश है जी कि जो बेसिक रूल्स हैं इन्फेक्शन के, ये कोविड से मतलब नहीं है, ये हर वायरस से मतलब है, और वो प्रूव हो चुका है कि आप अपनी बेसिक फिटनेस रखिए, आपकी जनरल इम्यूनिटी ही बचाएगी आपको किसी भी इन्फेक्शन से। इसलिए घबराइए नहीं, कोई ऐसा आफत नहीं आ गई है। हाँ, प्रिकॉशन लिए रहिए और अपनी बॉडी को फिट रखने के जो भी है, फ्रूट्स हैं, आउटडोर एक्सरसाइज है, धूप है, वो सब करते रहिए, जो मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ। और डॉक्टर एम वली साहब, वैक्सीन रामबाण नहीं। जी, थैंक यू, मैं नोट कर लिया आपका। डॉक्टर वली के पास चलता हूँ, फिर फाइनली डॉक्टर सूर्यकांत अपनी ओपिनियन प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर वली, बहुत शुक्रिया आपका, और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं जी। लोग चिंतित हैं जो कुछ भी दुनिया भर में चल रहा है, विशेष तौर पर शंघाई की खबर के बाद, और लखनऊ में जो केसेस निकले, खास तौर पर छोटे बच्चों में, स्कूली बच्चों में, गाज़ियाबाद और नोएडा में निकले। अब देश भर में भी केसेस बढ़ रहे हैं थोड़ा,
ये कितनी चिंता का विषय है? देखिए, चिंता इसकी अभी बनी रहेगी और हम और आप सलामत रहेंगे लोगों को इस चिंता से उबारने के लिए और चिंता की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये वायरस जाने वाला नहीं है, आप शुरू से कह रहे हैं, हम उसकी ताकीद कर रहे हैं। और ये बात, अब ये डिस्कशन हो रहा है कि पेंडेमिक रहेगा या एंडेमिक रहेगा, इसमें लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि वायरस अपना स्वरूप जी बात में हमने अपनाए हैं वो दोनों को अपनाना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा जो ऐड हुआ है वो स्पेसिंग का ऐड हुआ है, एयर स्पेसेस को क्लियर करने का, वेंटिलेशन का बाद में ऐड हुआ है। तो मास्क अपनी जगह पर बिल्कुल है, पक्की तरह से है। मास्क इसकी रोकथाम है, मास्क के जरिए इसको रोकना है। 2 मीटर की दूरी हो सके तो थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, उससे इसको रोकना है। हम लोग करीब करीब हैंड सैनिटाइजेशन भूल गए हैं और हमने खूब शेक हैंड और हगिंग भी शुरू कर दी है। इससे प्लीज बच के रहना है। और सबसे ज्यादा जरूरी टीकाकरण, अरे दौड़ कर शादियों में खाना पीना भी शुरू कर दिया है जी। खाना पीना नहीं, अगर 200 लोगों की दावत होती है तो उसमें 500 पहुंच रहे हैं। मेरा अभी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया, शायद वो दिल्ली में थी इसलिए आपको नहीं आमंत्रित कर सका। तो उसमें 200 की जगह 500 लोग आ गए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी व्यवहार पर, उनकी इस हरकत पर कि उन्होंने इसका कोई ख्याल नहीं रखा। और चौथा ये है, अब आपस में हम लोग ये कह रहे कोविड तो गया, तो उसी को दिखा रही है नेचर कि कोविड का ही नहीं गया, शंघाई का दिखा दिया। और स्कूलों के जरिए से इसलिए आया है क्योंकि स्कूलों में हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। और थोड़ा जल्दी भी दिखाइए, माफ कीजिएगा, लेकिन पर आप मुझे बताइए ये छोटे बच्चों को कैसे संक्रमित कर रहा है? जैसे रोहित बता रहे हैं इनकी 6 साल की बेटी संक्रमित है। वो इम्यून नहीं है, वो इम्यून नहीं है। ये हमने शुरू में कहा है ये बात कि जब तक उनको इन्फेक्शन नहीं होगा उनमें इम्यूनिटी नहीं बनेगी, हर्ड इम्यूनिटी में वो नहीं आएंगे। उनकी जो अपनी है बचाव की क्षमता कोई वो है तो है, लेकिन उनको कोई हमने इम्यूनिटी नहीं दी है इससे रोकने के लिए। करेक्ट। तो उनमें करीब आने की वजह से फैला है, उनमें उन लोगों से फैला है जिनमें ये वायरस के नए स्ट्रेन था या पुराना स्ट्रेन था। मैं दोनों को रख के चल रहा हूँ बराबर। और सबसे ज्यादा जो इस समय आवश्यकता है वो ये है कि हम मास्क का प्रयोग न भूलें। हम अपने हैंड सैनिटाइजेशन को बिल्कुल भूल गए हैं, हैंडशेक शुरू कर दिया, उसको न भूलें। हगिंग ना करें, दूर से रहें और एक साथ इकट्ठे होकर खाना न खाएं। और बाहर जिस तरह से हम लोग अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी 4 दिन का लंबा वीकेंड था, सारी दिल्ली खाली हो गई थी, दिल्ली की सड़कें सूनी हो गई थी, सब भाग रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर है इसको अगले आचरण को ठीक करने की आवश्यकता है। आप ठीक कह रहे हैं। एक साल तक कंट्रोल रखना है, नहीं तो कोई नया वेरिएंट ऐसा भी आ सकता है जो ज्यादा पावरफुल हो और जिससे लड़ने में, इसका पता लगाने में हमें 2-4 हफ्ते तो आसानी से लग ही जाएंगे, तब तक वो अपना काम दिखा जाएगा। इसलिए हमको हाँ, पिछली बार हमसे यही भूल हुई थी। सावधानी जी। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत ढेर सारे दर्शक सवालों के साथ तैयार हैं और इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने सबके विचारों को सम्मिलित करने के बाद ये सोचा कि डॉक्टर सूर्यकांत जी को आमंत्रित करूंगा और इनसे समझेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त में हमारे दर्शकों के लिए, प्यारे दर्शकों के लिए समय निकाला जो आपके सबसे फेवरेट हैं। ये जो कुछ भी शंघाई से लेकर इधर लखनऊ तक चल रहा है, ये पहली बात तो ये बताइए कि ये संक्रमण कैसा है, कितना नुकसानदायक है, कितना डेंजरस है, हमें क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर वो बच्चे, उन बच्चों को बचाने की जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और ये कितना बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। देखिए, पहले तो भारत समाचार और आपको बहुत बहुत बधाई कि कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पहली लहर से लेकर और चौथी लहर तक बार आप चारों लहरों में इस पर बराबर नज़र रखे हुए हैं और सही समय पर लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं। बहुत साधुवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि मेरे 2 ही मंत्र हैं आपको 2 वर्ष के अंदर जो मैंने निष्कर्ष निकाला है कि 2 ही मंत्र हैं, एक है वैक्सीन और एक आपका व्यवहार। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। वैक्सीन के बारे में मेरी राय थोड़ी अलग है। आप देखिए, 20वीं शताब्दी में हमने स्मॉल पॉक्स को हराया, दुनिया से समाप्त किया। किसकी वजह से? वैक्सीन की वजह से समाप्त किया। हमने अभी 21वीं शताब्दी में पोलियो को हराया। किसके हराया? पोलियो की वैक्सीन से हराया।
तो मैं सभी दर्शकों को कहता हूं कि वैक्सीन पर विश्वास रखिए, किसी कंफ्यूजन में मत रखिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह है कि वैक्सीन जो है वो आपको इम्यूनिटी देती है वायरस के खिलाफ, जो लड़ाई पैदा होने वाली है उसके खिलाफ। लेकिन जैसा मैं अक्सर आपके उसमें डिबेट में कहता रहा हूं कि वैक्सीन कोई अलीगढ़ का ताला नहीं है कि वैक्सीन इधर आप लगाएंगे और इधर नाक में अलीगढ़ का ताला लग जाएगा और वायरस का अंदर जाने का बाहर जाने का मार्ग बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हमें वैक्सीन और प्लस व्यवहार, इसीलिए हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो व्यवहार है, ये हमें बराबर बनाए रखना होगा, हमको भी, समाज को भी और सरकार को भी। सरकार से मेरा ये मतलब है कि देखिए अभी भी 12 साल से नीचों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, DCGI से अप्रूवल हो चुका है। तो अब हमें दो विकल्प हैं 12 साल से। मैं रोहित जी के साथ पूरे संवेदनशीलता के साथ उनसे कहना चाहता हूं और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करता हूं। भगवान ने करे मेरी जरूरत पड़े, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने इनकी फैमिली का कोविड की तीसरी लहर में ट्रीटमेंट किया था। जी, आप ही ने भेजा था। जी, मुझे याद है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, जिसमें रोहित जी की भी दोनों बच्चियां हैं, तो ये 12 साल से बच्चे जो हैं नीचे हैं, इनका अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ये हाईली वल्नरेबल हैं। तो इनको या तो इनके अभी जैसे पेरेंट एसोसिएशन वाले सिंह साहब ने कहा कि या तो इनके हाइब्रिड मोड पे कर दीजिए, भाई जो दुस्साहसी हैं बच्चे जा सकते हैं, या उनके परिवार वाले दुस्साहसी हैं वो भेज सकते हैं, जाएं, और नहीं तो अपना ऑनलाइन अटेंड करें। दूसरी बात ये स्कूलों में जो समारोह हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग है, ये हैं वो हैं, अरे हम भी भाई बचपन में पढ़े हैं, हमारे पेरेंट कभी गए नहीं स्कूल। पेरेंट टीचर मीटिंग से पता नहीं क्या निष्कर्ष निकलता है, आई डोंट नो। एनीवे, खैर ये तो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट बताएंगे। तो ये जो समारोह स्कूलों में हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं या मीटिंग्स हो रही हैं, ये बंद कर देने चाहिए। अब ना अगर रोहित जी उस फंक्शन में, मीटिंग में गए होते और ना वहाँ एक्सपोजर हुआ होता। तो तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्चों का वैक्सीनेशन है 12 से 18 साल के बीच में, वो उतनी गति से नहीं चल रहा है। और इस पर हम लोग, मैं तो कम से कम 3 बार कंसर्न अपना मीडिया में दे चुका हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं इस स्पीड से। स्पीड को स्पीडअप करना चाहिए, वो स्पीडअप नहीं हुआ है। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कम डॉक्टर भी हैं, क्योंकि वो डॉक्टर में इसलिए ज़्यादा संवेदनशील हैं, पांडे जी ने भी इस चीज़ को कही कि भाई वैक्सीन की जो दर है वो इसको स्केल अप करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साहब वैक्सीन जो वायरस है नया स्ट्रेन वो थोड़ा हल्का है, लेकिन ये हल्का वायरस भी बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, दूध पिलाते बच्चे वाले महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए या गंभीर बीमारी वालों के लिए ये हल्का इन्फेक्शन भी बहुत भारी है, तो इसलिए उनको बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, जो संक्रामक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए घर में एक को होगा तो एकदम सबको फैल जाता है। आप देख चुके हैं रोहित जी का वो। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं, और रोहित तो बता रहे हैं कि मॉर्निंग में अटेंड किया फंक्शन और इवनिंग होते होते घर पे सारे लोगों को लक्षण ये नया ये मतलब ये तो डेल्टा में भी नहीं था डॉक्टर। जी बिल्कुल नहीं था, आप सही डेल्टा 3 से 4 दिन ले रहा था। जी, 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन इसका पीरियड कहा जाता है, ऑन एंड 5 डेज कहा जाता है। तो एक संभावना ये भी हो सकता है कि रोहित जी को इसके पहले भी कोई एक एक्सपोजर हुआ हो और उस दिन रिपीट एक्सपोजर हो गया हो सकता है, ऐसी भी संभावना है, कह नहीं सकते। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप कह रहे थे कि चाइना में ये, वहाँ भी ये। आप देखिए पूरे देश की अगर एनालिसिस करें, पूरे 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 36 में अगर सबसे कम इंसिडेंस, प्रेवलेंस एंड मॉर्टलिटी हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि 25 करोड़ की जनसंख्या है। क्या कारण है मैं बताता हूं। पूरे देश दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया है इलाज के लिए और बचाव के लिए तो आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश ने किया है। आज पूरी दुनिया मान रही है। मैं तो आपको कितने मेल फॉरवर्ड कर चुका हूं। आपने एक रिसर्च पेपर भी मुझे भेजा था। जी, एक नहीं बहुत सारे रिसर्च पेपर मेरे हैं और पूरी दुनिया मान चुकी है। और एक मैं आपको बता दूं कि फ्रंट लाइन कोविड इंटरनेशनल एक फोरम बना है, मैं उसका सौभाग्य से मेंबर हूं, बहुत कम इंडिया के डॉक्टर्स हैं जो उसके मेंबर हूं, और वो सब जो हैं वो WHO की इस पॉलिसी को कंडम कर रहे हैं कि आज तक उन्होंने आइवरमेक्टिन को क्यों नहीं शामिल किया, और ये सब लोग पूरे दुनिया में रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ, पर आज भी WHO आइवरमेक्टिन रिकमेंड नहीं करती जी, और इसको लेकर कई कंट्रोवर्सीज। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंट्री से, कम 16-17 कंट्री से मेरे पास मेल आए हुए हैं कि डॉक्टर सूर्यकांत कुछ हेल्प करिए कि हमारी कंट्री भी आइवर। मैंने कहा मैं ये कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आपकी कंट्री मुझसे राय मांगे, मुझसे एविडेंस मांगे, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहे तो मैं दे सकता हूँ। आपके पास एविडेंस है कि आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करने के बाद संक्रमण कम हुआ या लोग ठीक हुए? अब देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
एविडेंस हैं वो अलग बात है, हमें हमारे पास ही नहीं पूरी दुनिया में एविडेंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जो हमने इस्तेमाल किया है। मैं पहला डिस्क्लेमर देता हूं कि डॉक्टर सूर्यकांत को 3 लहरें गुजर गई हैं, आज तक कोविड संक्रमण नहीं हुआ, आप सबके आशीर्वाद से। डॉक्टर वैभव खन्ना भी एग्जाम्पल है इस बात जी, वो भी एग्जाम्पल है, उन्हें भी नहीं हुआ। दोनों ये बैचमेट हैं जी हम लोग तो ये हो सकता है कि हमारे बैचमेट या तो इस बैच की खासियत हो। हाँ, ये हो सकता है जी जी, यस गो अहेड डॉक्टर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोविड ने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, वो सब हमें संभाल के सहेज के रखने हैं। अभी डॉक्टर वली साहब कह रहे थे कि हम फिर शेक हैंड करने लगे, हम फिर गले में, अरे भाई नमस्ते हमें दे गया है वापस, तो हम नमस्ते को बनाए रखें, क्या दिक्कत है? नमस्ते का मिलने में, नमस्ते में क्या दिक्कत है? नमस्ते इज द बेस्ट हाइजीनिक ग्रीटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो हमें मिलने पर नमस्ते करें, हाथ धोते रहें, तो 2 काम हाथों के हो गए। शारीरिक दूरी बना के रखें, जो तैयारियां हैं वो पर्याप्त हैं डॉक्टर साहब? देखिए, तैयारियों के मामले में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं शेयर करूंगा प्लीज, कि सेकेंड वेव के दौरान हमारी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, ऑक्सीजन प्लांट की, वेंटिलेटर्स की, पीपीई किट की, टेस्टिंग की, सबकी हुई, बहुत अच्छी हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और पूरी सरकारों ने अपनी अपनी सामर्थ्य और उसके अनुसार से बहुत अच्छी तैयारी की। हमारे प्रदेश में भी बहुत अच्छी तैयारी हुई, मैं संजीव जी को बधाई देता हूँ। लेकिन अब आप ये कल्पना करिए कि आपने वेंटिलेटर खरीद लिया है और वेंटिलेटर कैसे चलेगा? ये बल्ब नहीं है जो स्विच दबाएंगे और चल जाएगा, ये पंखा नहीं है कि बटन दबाएंगे और चल जाएगा। इसको चलाने के लिए ट्रेंड आदमी चाहिए। ये यहाँ पे एक लैकुना है, एक हिच है। मैं संजीव जी को फीडबैक देना चाहता हूँ। नहीं, मैं अभी पढ़ रहा था अखबारों में कि केजीएमसी और लोहिया में वेंटिलेटर पड़े हैं गोडाउन में, ऑपरेट करने वाले नहीं। सही बात है ये? नहीं, केजीएमसी में तो नहीं है, खैर हमारे पास तो ट्रेंड लोग हैं, हम लोग ट्रेंड करते भी रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल, मैं तो आपको बताऊं कि 58 अस्पताल संजीव जी की सरकार ने उस समय बनाए थे, हमारी सरकार ने। तो 58 अस्पतालों का मैं वर्चुअल राउंड रोज शाम को लेने को मुझे कहा गया था। मैं जब रोज शाम को राउंड लेता था तो डॉक्टर्स से समझा के और हर चीज़ का, हर एस्पेक्ट का मैं दे देता था, चाहे वो वेंटिलेटरी सेटिंग हो, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, HFNC की प्रॉब्लम हो, किसी की भी प्रॉब्लम हो। लेकिन अब क्या उन अस्पतालों में वो वेंटिलेटर चलाने की सुविधा है? हर अस्पताल में 30 बेड का कहा गया है एक अस्पताल बनाने के लिए, और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक 6 बेड का वेंटिलेटरी यूनिट के लिए। अब इस समय 62 मेडिकल कॉलेज हैं। मैं आपको बता दूं कि 62 मेडिकल कॉलेज में मेजॉरिटी उन मेडिकल कॉलेज की है जो नए खुले हैं, जिला अस्पताल से कन्वर्ट करके बनाए गए हैं, और आई डाउट कि वहां पर वेंटिलेटर चलाने वाले एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो हमें इस पहलू को देखना होगा बहुत जल्दी। जो ट्रेंड है स्टाफ चाहिए हमें, पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, करेक्ट, जिला अस्पताल हैं, नए मेडिकल कॉलेज हैं, इन पे हमें कैपेसिटी बिल्ड। नेक्स्ट राउंड में मैं बच्चों के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा कि उनको कैसे बचाया जाए। वीरेन जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, कोविड का संक्रमण वापस लौट आया है और रफ्तार से बढ़ रहा है, और अब एविडेंस भी मौजूद है कि ये छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। जिस तरह की तैयारियां सोसाइटी में सरकार के स्तर पर दिखती हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? देखिए, अभी कोई तैयारी नहीं है। अभी तो खबरें आई हैं और अब मीडिया में बात चलना शुरू हुई है। तो अभी लखनऊ में एक स्कूल को 2 दिन के लिए बंद किया गया है, वहाँ पर 2 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये लगातार 5वां दिन है 20 तारीख के बाद से, जब 2000 से ज़्यादा केस भारत देश में आ रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा केस नोएडा में निकले हैं, NCR के इलाके में, उत्तर प्रदेश में। तो ये अभी चौथी लहर की शुरुआत कही जा सकती है कि हो गई है। अब इसमें जो संक्रमण है उसमें ठीक होने की दर 98.75 है, यानी कि 1%, 1.25% लोग ही अभी संक्रमित हो रहे हैं। तो सतर्कता तो हरदम बरतनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी लहर से ज़्यादा भीषण लहर तो आई नहीं इस दुनिया में, और 5 लाख से ज़्यादा लोग अकेले हिंदुस्तान में मरे। उसमें हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये देश में इतना साइंस आगे नहीं था दुनिया में, जब 1800-1900 में महामारियाँ आई तब 2 साल में ख़त्म हो गई, लेकिन ये कोरोना 3 साल से जा नहीं रहा है। इसका वैज्ञानिक कोई इलाज, इसकी कोई काट आज तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इस देश में इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी महामारियां आई, प्लेग आया, जापान और फ्लू आए, तमाम सारे, और तमाम लोग मरे, 10-10 लाख लोग, लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चले। ये कोरोना नहीं जा रहा है, पता नहीं कब जाएगा। लेकिन ब्रजेश जी, हम आज
उस दिन ये डिबेट कर रहे हैं जब इस आज की तारीख में पिछले साल हम लोग बीमार पड़े थे, घरों में पड़े थे, कोरोना से पीड़ित थे, 18 दिन बिस्तर पर रहे। और ये अप्रैल का जो महीना था, ये लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, सड़क पर लोग तड़प रहे थे, जो लोग मर जा रहे थे उनको कोई देखने नहीं आ रहा था, फूंकने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, सब नदी में तैर रहे थे। तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। आज थोड़ी स्थिति अच्छी हुई, कोरोना कमज़ोर पड़ा, लोगों के जीवन में सांस आई, लेकिन अब फिर आ गया। अब बड़ा आदमी कम, बच्चों पर ज़्यादा खतरा है। बच्चों में 12 साल तक अनुमान्यता है कि उनको इंजेक्शन लगेगा, डोज मिलेगी, उसके नीचे वाले को मिल नहीं पाएगी। अब सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब 3 साल से बर्बाद है, सब बंद है। मंत्री मर गए, विधायक मर गए, अफसर मर गए, जज मर गए, तमाम लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए। पत्रकार मर गए, जो लोग बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सबका कोई ना कोई रिश्तेदार, परिचित, सबको पीड़ा हुई, सब ने बहुत कुछ कष्ट सहा है। अब हमें फिर एक चुनौती आई है, इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ रेमडेसिविर की कालाबाजारी होने लगती है, सिलेंडर कालाबाजारी होगी, दवा नकली बिकने लगेगी, पैरासीटामॉल असर नहीं करेगा, डोलो का नकली वर्जन आ जाएगा, खाओ फायदे नहीं होगा। हमारी तो दवा डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बदली थी, हमें तो डोलो फायदे नहीं कर रही थी। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने हमको दूसरी दवा लिखी, तब जान बच पाई, तब बुखार उतरा। तो ये जो क्या लिखा था डॉक्टर साहब ने? अरे जीरोडाल एसपी। जी। अच्छा, आपको याद भी हो गया नाम? हाँ, ये तो आधे डॉक्टर हो गए। तो हम लोगों ने बड़ा जिसको कोविड हुआ डॉक्टर साहब, वो आधा डॉक्टर हो गया। जिसको नहीं हुआ वही गड़बड़ कर रहा है, बाकी जिसको हुआ वो बहुत सावधान है। वो तो सावधान है जी बीरेन जी। बहुत सारी चीजें इस देश में हुई और हम लोगों ने झेला, हमें उन्हें भूलना नहीं है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं भूलना है और सतर्क रहना है। आप देखिए कि इस देश का और इस उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि जिसने इस स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ लोगों को इलाज दिलाने के लिए आवाज़ उठाई थी, वो आज इसी विभाग का मंत्री है, ब्रजेश पाठक। वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। अब वो चिट्ठी लिखने के बजाय उनको फील्ड पे काम करना होगा और ये महामारी आ रही है उनके लिए एक चुनौती बनकर। ब्रजेश जी, हम लोगों से कहते हैं कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसके घर में जब पिता बाहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर कर ठेला चलाकर 4 पैसा कमा के लाएगा, तब उनके बच्चों का पेट भरेगा, तो वो घर में कैसे रहें, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये सब हमारे यहाँ तमाम तकनीकी समस्याएं हैं, खामियां हैं, लेकिन ईश्वर करे कि चौथी महामारी सफल ना हो। और संसार में बहुत सारे दुख हैं, दुखों को खरीदने वाला कोई नहीं है, सौदे बहुत होते हैं, सिर्फ मुनाफे के लिए होते हैं। हम आप उस व्यवस्था को भी देख चुके हैं कि जब लोग घरों में कैद थे तो लोग व्यंजन बनाकर डाल रहे थे, लोगों के घर में मालपुआ पूड़ी पकौड़ी छन रही थी और लोग बड़ा लॉकडाउन को एंजॉय करके काट रहे थे। गरीब भूखों मर रहा था, गरीब भूखे मर रहा था, तब भी पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। इस देश की सरकारें चाहे जितना प्रबंध करें, हमारी संख्या इतनी है कि कोई चीज़ पूरी अट नहीं पाती है, कमी रह जाती है। लिहाजा खुद से बचना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल ज़्यादा डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जी जी वीरेन जी, तमाम इनकी बहुमूल्य सुझाव हैं, इनके दवाइयों के पर्चे घरों घरों में आज भी मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्यकांत का लिखा हुआ पर्चा हम लोगों के घरों में आज भी है और ये दोबारा भी देंगे जब ये मामला फैलेगा। लेकिन जो हम लोगों ने स्थितियां देखी, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का पिता, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोगों के घरों में पूरा घर साफ हो गया। इसी लखनऊ में एक घर में 8-8 मौतें हुई, लोग उबर नहीं पाए हैं, बहुत कष्ट में हैं। अब प्रकृति उनके साथ फिर इस तरह का व्यवहार कर रही है, उसको बस खाली सतर्कता से, बचाव से ही बचाया जा सकता है। हमारे देश में धर्म का बड़ा आस्था है लोगों में, लेकिन
उनको अब जागरूकता के साथ धर्म को अपनाना होगा, तभी भलाई होगी। लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब मुल्क है, गरीब प्रदेश है, घर परिवार संपत्ति बेचकर हम अपने लोगों को बचाते हैं। लेकिन जो लोग इलाज करते हैं देवता है डॉक्टर के नाम पर, जो लोग लूट करते हैं नर्सिंग होमों में लाखों रुपया जमा कराते हैं, नहीं तो भगा देते हैं, जो दवाओं की कालाबाजारी करते हैं, वो सब इस भेष में उनको मौका मिल गया कि लूट लो, महामारी आई है, वो उनके लिए भी एक अवसर आया जी। आज उस पर कहूँगा 4 लाइनें सुनिएगा कि वो चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर और कोई अपना सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर। बाप ने उम्र गुजार दी घर बनाने में और बेटा उसकी सांसें खरीद रहा है उसी घर को बेचकर, और बर्बाद हो गए घर दवा खरीदने में, और कुछ लोगों की तिजोरी भर गई जहर बेचकर। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा कि चौथी लहर से निपटने के लिए सरकारें कितनी तैयार हैं। तो आशीष लिखते हैं कि सरकार के साथ जनता को भी तैयार रहने की ज़रूरत है क्योंकि मास्क का इस्तेमाल कम हो रहा है। ठीक लिखा इन्होंने। तो सुधीर राय लिखते हैं कि चौथी लहर रोकने के लिए हम 100% तैयार हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास इसका जवाब नहीं है क्योंकि इसका निर्णय गवर्नमेंट को लेना है। संजीव मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार ने क्या एफर्ट किए जब स्कूल कॉलेजों में बच्चे संक्रमित पाए गए, तो आपने ये क्या प्रिकॉशन सरकार ने लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। उच्च स्तरीय जो उनकी टीम है उसकी भी बैठक हुई है, उस पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो भी बराबर नज़र रख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी लोगों की चिंता है। हाँ, जो सुझाव आपकी इस डिबेट में आए हैं, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जी। मैं समझता हूँ कि जो बच्चों के स्कूल हैं और जो अभिभावक संघ ने कहा है कि ये दोनों तरीके से अगर चलें स्कूल तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाइब्रिड प्रणाली को अगर भेजना है अपने बच्चों को स्कूल, जी 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 जी, मैं समझता हूँ कि जो आपके डिबेट में बात आती है, मेरा अपना मकसद होता है कि मैं उनको उच्च स्तर पर पहुँचाऊँ। थैंक यू संजीव जी। आज जो आपकी डिबेट में जीतें आई हैं, जी, मैं इनको पहुंचाऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि यू। उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर निर्णय लेगी। उमा शंकर जी, आपके पास 30 सेकंड है। मैं आपके सुझाव जानना चाहता हूं कि सुझाव क्या हैं कि हम और क्या बेहतर करें ताकि हम बच्चों तक इस संक्रमण को फैलने से रोकें। क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। पहले क्या होता था कि ऐसा माहौल बनता था तो विद्यालय कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाते थे, और इस समय कोरोना भी फैला है। तो मेरा सबसे पहला ये है कि जैसा कि सुखपाल जी ने कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की तत्काल व्यवस्था कर दी जाए, जिससे जिनको बच्चों को वहाँ नहीं भेजना है वो ना भेजें। दूसरा, पूरी तैयारी कर ली जाए। 500 कुछ रिविजिट कर लिया जाए। 500 कुछ ऑक्सीजन प्लांट की बात सरकार कह रही है, उसको रीचेक कर लिया जाए, उसको री ऑडिट कर लिया जाए कि क्या उसके पुर्जे उर्जे ठीक हैं या नहीं, क्योंकि जब प्लांट चलता नहीं तो तमाम सारी मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं कि उसकी कैपेसिटी भी चेक कर ली जाए। बिल्कुल, ये फुली ऑपरेट जी बिल्कुल। और जो ऑलराइट, सुखपाल जी, मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहता हूं कि पहले राउंड में आपने हाइब्रिड एजुकेशन प्रणाली की बात कही, और क्या सजेशन है आपके पास जिसमें हम कम से कम बच्चों को इस संक्रमण से बचा पाएं? सर, एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके माध्यम से सरकार की नॉलेज में लाना चाहता हूँ। कुछ स्कूल जो है अभी हमारे कल परसों हमारी नॉलेज में आया है कि वो अंडरटेकिंग उन्होंने लेनी शुरू कर दी है कि अगर छात्र जो है वो कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पेरेंट्स के पास कोई विकल्प ही नहीं है और उसको साइन करके देना पड़ रहा है कि अगर वो हो जाए, छात्र इन्फेक्शन हो जाए तो स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी। आई डू एग्री विद यू, और मैं इस डिबेट के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए। आई डू एग्री विद यू। रोहित, आपने क्या सबक लिया इस दौरान, चूंकि आप खुद पीड़ित हैं, आपकी फैमिली भी प्रभावित है, आपने क्या सबक लिया? ब्रिजेश जी, 1 साल पहले मेरी फैमिली ने जो दौर देखा है और जो झेला है, उसके बाद हम तो तब से ही प्रिकॉशन ले रहे थे, और इसीलिए शायद मैं घर से सबसे कम बाहर निकलता हूँ।
जितनी कोशिश होती है कि मेरे की बाहर ना निकलूं, उतना ज्यादा मैं कोशिश करता हूं ना निकलूं। उसके बावजूद अगर मैं पॉजिटिव हुआ हूं तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा प्रिकॉशन कोई ले सकता था जितना मेरी फैमिली ले रही, क्योंकि मेरी फैमिली ने जो दौर देखा था वो दौर शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये खाली वायरल फीवर और फ्लू है और वो बस आएगा और चला जाएगा, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान ना करे कि आपके पास आए, और अगर आएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोरोना इतना हल्का नहीं है जितना हल्का आप समझने की भूल कर रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना आपके पास आता है तो सब कुछ हिला के रख देता है, और रुपया, पैसा, धन, दौलत और संबंध और लोगों के जो कनेक्ट होते हैं ना, कोई काम आता नहीं है आपके। तो ये तो ब्रिजेश जी थे जो पिछले दौर में शायद मेरे परिवार के कुछ लोग सदस्यों की जिंदगी बच गई थी, अदरवाइज कोई व्यक्ति साथ देने को तैयार होता नहीं है आपका, और बड़े बड़े कनेक्ट्स आपके ध्वस्त हो जाते हैं। और सरकार के भरोसे तो बिल्कुल मत रहिएगा, वरना खाली सीएमओ ऑफिस से बस कॉल ही आता रहेगा पीआर मैनेजमेंट के लिए, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। रोहित, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना सब बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और हम सब इस परेशानी की घड़ी में आपके साथ हैं। डॉक्टर खन्ना, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि तमाम लोग, जैसे रोहित ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जिसको कोविड हुआ उसका पूरा सिस्टम हिल गया। मैं भी बहुत ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूं जिनको कोविड हुआ, पहले वो 6 किलोमीटर की वॉक और रन कर लेते थे, अब वो आधा भी नहीं कर पाते। ये सच है कि कोविड ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया है, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। बच्चों की जब तक वैक्सीन नहीं आई है कोई बात नहीं, बच्चों को 2 बात में ध्यान रखें माँ बाप। एक, बच्चों के खाने पीने में फ्रूट्स बढ़ाएं और फास्ट फूड कम कर दें। दूसरा, क्लोज एसी हॉल में ना जाएं, लेकिन आउटडोर में खेलते रहें। सेकंड बात यह है कि WHO हमारे यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, उसकी एडवाइस को हम हल्के में नहीं ले सकते। जो भी उसने एडवाइस करी हैं वो उनके यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप अपने आप की इम्यूनिटी ही बढ़ाइए। जो रोहित भाई कह रहे हैं, खुद को मत करिए मजबूत। जिस दिन आपने कर लिया आप बचे रहेंगे, और वही एक तरीका है लॉन्ग टर्म लड़ने के लिए, वरना शॉर्ट टर्म से काम नहीं बनेगा। तो आप मास्क लगाइए, भीड़ मत जाइए, लेकिन जी अपना ध्यान रखिए। जी। और डॉक्टर वली, मैं आपके सजेशन जानना चाहता हूं कि इस दौरान आप पेरेंट्स को और लोगों को क्या ओपिनियन और सजेशन देना चाहेंगे ताकि हम आने वाले वक्त किसी भी परेशानी से बचें? नहीं ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले मेरा यही सजेशन है कि जिस तरह से आप जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं बिना सर, कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे हो तुम आज? तो मैंने कहा डॉक्टर वली आए हैं, इसलिए मैं आज लाउड स्पीकर पर कोई बात नहीं इसी को करना ही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, इसी को करना इस समय की सबसे बड़ी यही देशभक्ति है और यही राष्ट्र के प्रति सच्ची सेवा है। और जी, बहुत अच्छा कहा। इस समय मास्क और व्यायाम में मैं बिल्कुल लोगों को एनकरेज नहीं करूंगा आउटडोर एक्सरसाइज ना करें। मेरा भी वही हाल है, 10% रह गई है क्षमता शरीर की, तो मैं स्टैटिक एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग पे जोर दे रहा हूं, और हाइजीन पे और अच्छे न्यूट्रिशन पे जोर दूंगा। और इस तरह के प्रोग्राम में भाग लीजिए, उनको देखिए और उसके लिए समय निकालिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि ये वायरस हमसे दूर रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपकी फाइनल ओपिनियन। जी। डिबेट के पहले चरण में मैंने आपको जहाँ पर बात खत्म की थी उससे आगे बढ़ाता हूँ। अब जैसे रोहित की बच्ची को हो गया, उसकी उम्र 6 साल है, मान लीजिए कोई और बच्ची जिसकी उम्र 10 साल है जी, और उनको सिम्टम्स हैं जुकाम, सर्दी, खांसी, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और किस स्टेज पर कौन सी दवाएं शुरू करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं रोहित के परिवार के लिए सलाह दे देता हूं कि रोहित के परिवार में चूंकि संक्रमण हुआ है, बीमारी हुई है, तो रोहित के परिवार में जितने भी 2 साल से ऊपर के सदस्य हैं उनको आइवरमेक्टिन की 2 डोज प्रिकॉशनरी खिला दें, क्योंकि अब इनके सामने चुनौती है कि इनके रहने वाले घर में दूसरे फैमिली मेंबर्स और परिवार के सदस्य, इन सबको इन्हें बचाना है। आइवरमेक्टिन की पहली डोज अगर एडल्ट है तो 12 मिलीग्राम की डोज पहले दिन और 1 हफ्ते बाद दूसरी रिपीट कर दीजिए। अगर ये छोटे हैं तो अगर ये 6 से 12 साल के बीच में है तो 6 मिलीग्राम की दे दीजिए, और 2 से 6 साल के बीच में है तो 3 मिलीग्राम की दे दीजिए। ये तो रहा इनके परिवार के बचाव के लिए। और ऐसे सभी परिवार, अब जैसे 2500 लोग संक्रमित हुए हैं आज देश में, तो मेरा उन 2500 में से जितने भी लोग आपके दर्शक हैं उन सबसे निवेदन है कि किसके भी घर में अगर परिवार एक पॉजिटिव हुआ है तो बाकी सभी सदस्यों को आइवरमेक्टिन की प्रोफाइलेक्टिक डोज दे दें, और ये
उनको बचाएगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, थर्ड वेव के दौरान हमने यूपी का जो आइवरमेक्टिन का प्रोटोकॉल है या बचाव का प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, वो मॉडिफाई कर दिया है एज ए एक्सपर्ट। वो मॉडिफाइड प्रोटोकॉल यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो उसके अनुसार जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, देखिए समय हमें अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई इनकी डेथ हुई, उनकी हमारे बाकी सबकी डेथ तो चलिए लापरवाही से हुई, लेकिन हमारे डॉक्टरों की तो लड़ते हुई पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, बहुत लोगों को आप लोगों ने खोया है, बहुत लोगों ने खोया। 15 से डॉक्टर्स इस देश में गए हैं इस बीमारी से। दूसरा, ये बच्चों के लिए मैंने कहा कि 12 साल से कम उम्र में अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हुआ है, तो मेरा सरकार से करबद्ध निवेदन है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल जाने की एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको हमें आप क्या रिकमेंड करते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल जाना बंद कर दीजिए 12 साल से बच्चों को। और अभी पांडे जी भी कह रहे थे कि भाई 40 डिग्री का टेम्परेचर है इस देश में, सर्दी की वजह से स्कूल बंद करने की कम जरूरत पड़ती है भाई, गर्मी की वजह से ज्यादा पड़ती है। तो गर्मी का ही कारण रिकमेंड करते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का स्कूल बंद होना चाहिए। उनका कारण है क्योंकि वही ऐसा एक ग्रुप है जो बिल्कुल अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है। और दूसरा, जो 12 से 18 साल के बीच में जहां वैक्सीनेशन चालू है उसको इसके स्पीड अप एंड स्केल अप करिए। एक और बात बताइए, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें तो अभी नहीं है कोविड, लेकिन जिस तरह से लहर आ रही है, और तो क्या हम लोगों को भी जिनको नहीं है वो प्रिकॉशनरी आइवरमेक्टिन या किसी और कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं? हाँ, देखिए मैं तो दूसरी छोटी छोटी चीज़ें बता दूं। अब जैसे इम्यूनिटी की बात है, तो इम्यूनिटी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सुबह हमने सेब खा लिया और थोड़ा सा व्यायाम कर लिया तो शाम को इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। इम्यूनिटी, अरे आप कचौड़ी खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए हो, यहाँ तो दिन भर सेब खा के भी नहीं बढ़ रही। सुनिए, दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है एंटीऑक्सीडेंट का। हमारी जो बीमारी लड़ने के खिलाफ जो काम करता है शरीर में, वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत काम करता है। तो इस मौसम में हमें खीरा है, खरबूजा है, तरबूजा है, ये 3 चीज़ें कर लीजिए। और एक चौथी चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं जो हमारी गर्मी गांव में पहले इस्तेमाल होती थी, और वो है सत्तू। अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में काफ़ी सत्तू का इस्तेमाल किया जाता है। सत्तू भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी को इन्हांस करने वाला है, एंटीऑक्सीडेंट देने वाला है। तो खीरा, खरबूजा, तरबूजा और सत्तू, ये अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लीजिए। सब्जियां जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, इनसे भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, और फलों में तो होता ही है। प्रिकॉशनरी आइवरमेक्टिन लेनी चाहिए? नहीं, प्रिकॉशनरी आइवरमेक्टिन उस परिवार के सभी सदस्यों को लेनी है जहां भी के एक केस भी पॉजिटिव होता है। दूसरा, जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको लेनी है। और मैं तो कहूँगा कि जो हालांकि गाइडलाइन में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी जैसे आप जैसे लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो फील्ड में जाते हैं, वीरेंद्र सिंह जैसे लोग हैं, इनको शुरू कर देना चाहिए हफ्ते में एक बार। हम लोग बहुत चिंतित थे, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप उसको जोड़ दीजिए गाइडलाइन में। नहीं, बिल्कुल, वंस ए वीक। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने एक सामाजिक मसले पर, मानवता के मसले पर अपने अपने विचार आज प्रस्तुत किए हैं। बहनों भाइयों, आप सबको बहुत सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, हमारे बीच है और पहले से कहीं ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। धन्यवाद, नमस्कार।